गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एग्जामपुर के चैनल पे। ठीक है, जल्द से जल्द सभी बच्चे जुड़ जाइए, पर हमेशा की तरह याद रखना, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। ठीक है, वैसे तो उम्मीद है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक ही है, आवाज आप लोगों तक पहुंच ही रही होगी। ठीक है, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, बहुत सारे लोग आज मना रहे हैं, बहुत सारे लोग कल मनाएंगे। तो जो भैया आज मना रहे हैं उन सबको रक्षाबंधन की तरफ से मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत 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 भैया हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग कल मनाने वाले हैं उनको भैया एडवांस में खूब सारी गुड विशेस मेरी तरफ से। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर अपनी क्लास की, तो आप सब लोगों को पता ही है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अब क्लास में रेगुलर हो चुके हैं। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, वो बेसिकली इस वक्त हम हिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं कि हिस्ट्री से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आज हमारी 3rd या 4th क्लास है हिस्ट्री से संबंधित। अगर आप चाहते हैं पहले की क्लास देखना तो वरुण सर फॉरेस्ट गार्ड लिख के एग्जामपुर के चैनल पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। साथ में पॉलिटी का रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, करीबन 8-9 घंटे हमने पॉलिटी का रिवीजन किया। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनको भी हम जल्दी कवर अप करा ही लेंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस सुल्तान के पास अपने दरबार में सबसे अधिक संख्या में गुलाम हुआ करते थे? सबसे अधिक संख्या में गुलाम हुआ करते थे। आपको दिल्ली सल्तनत का वो राजा बताना है जिस राजा के साम्राज्य में सबसे ज्यादा गुलामों की संख्या हुआ करती थी, स्लेव्स की संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? क्या इसका आंसर बलबन होगा, क्या इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, या इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक होगा, या फिर इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक होने वाला है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। एक चीज जान लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में करीबन 1,80,000 दास रखता था। ये 1,80,000 नौकर टाइप के हुआ करते थे इसके यहाँ पे दास। और ये दासों को इतना ज्यादा पसंद करता था कि इसने दासों के लिए एक विभाग भी बनाया था, जो आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। इसने जो दासों के लिए विभाग बनाया था उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान। कल एक चीज याद रखना, कल वाली क्लास में हम लोगों ने एक विभाग और पढ़ा था, दीवान ए खैरात विभाग पढ़ा था। और उस दीवान ए खैरात में फिरोज शाह तुगलक ने वो डिपार्टमेंट बनाया था। क्यों बनाया था? ठीक है, गरीब बच्चियों की शादी और पढ़ाई के लिए। और ये जो दासों के लिए इसने विभाग बनाया था उसको हम बोलते हैं दीवान ए बंदगान। हिंदी में लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में तो लिखा ही है। ठीक है, दीवान ए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस डिपार्टमेंट का हेड। तो दीवान हम कह सकते हैं एक तरीके से अध्यक्ष, हेड बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो फिरोज शाह तुगलक है। ठीक, बलबन के बारे में मैंने आपको कल कुछ बातें बता ही दी थी कि बलबन वो राजा है जिसने एक किसकी नीति चलाई थी? लॉ और रक्त की नीति चलाई थी, जैसे हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। लॉ और रक्त की नीति बोला जाता है। साथ में मैंने आपको कल बलबन के बारे में एक बात बताया था, एक पॉइंट बताया था कि ईरान देश का जो नए साल का त्योहार होता है वो बलबन अपने साम्राज्य में उसने लागू किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था नौरोज, या फिर उस त्योहार को कहीं कहीं पे बोल दिया जाता है नवरोज बोल दिया जाता है। ठीक है, साथ में एक पॉइंट और याद रखेंगे, जब ये डिपार्टमेंट की बात चली रही है तो मैं बलबन के भी आप लोगों को 2 डिपार्टमेंट जरूर बताना चाहूंगा जो डिपार्टमेंट बलबन ने बनाए थे। कौन कौन सा? एक उसने बनाया था मिलिट्री के लिए जो उसने डिपार्टमेंट बनाया था उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए अर्ज। किसके लिए बनाया था? बेसिकली सेना की देखभाल करने के लिए। देखो, डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या आप आज भी देख सकते हैं। जैसे आप सेना के लिए आप बोल सकते हैं हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यानी कि आपका जो रक्षा मंत्रालय है, ये किस लिए बनाया गया है? कि जो आपकी रक्षा से संबंधित चीजें होती है वो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जब आप किसी चीज का अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं तो आप उस पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी आपका सेना से संबंधित डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखें 800 साल पहले बलबन के समय पे भी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि
बलबन को एक चीज बहुत अच्छे से पता थी, मंगोलों के आक्रमण से अगर अपने साम्राज्य को बचाना है तो आपकी सेना बड़ी ताकतवर होनी चाहिए। तो पेपर में सीधे क्वेश्चन पता है क्या आता है, दीवाने अर्ज क्या है, सेना का डिपार्टमेंट किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था। इसके अलावा इसने एक और डिपार्टमेंट बनाया था, तो वो भी मैं यहां पे लिख देता हूं, उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए बरीद। दीवान ए बरीद, ये कैसा डिपार्टमेंट था, इससे ये गुप्तचर की भर्ती करता था, डिटेक्टिव की। तो अपने यहाँ किसकी भर्ती करता था, गुप्तचर की, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिटेक्टिव इसको हम कह सकते हैं। जिससे जो भी साम्राज्य के अंदर, जैसे आज आपने देखा होगा रॉ है भारत का जो क्या है, गुप्तचर विभाग, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से बोला जाता है। आपने आईबी का नाम सुना होगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का। तो आप देख सकते हैं कि आज भी आपके गुप्तचर विभाग इंपॉर्टेंट थे, और 800 साल पहले भी जो राजा हुआ करते थे बलबन टाइम, उनके लिए भी ये गुप्तचर कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो इट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिटेक्टिव, इसे हम गुप्तचर विभाग बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक निर्माण विभाग द्वारा मुख्य रूप से स्थापित किया किसने किया था। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आप लोगों को पता होगा पीडब्ल्यूडी आज भी होता है। ठीक है, आज भी आप लोगों को क्या होता है, पीडब्ल्यूडी होता है, ये आपको पता होगा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि जनता से संबंधित जो भी आपके चीजें होती हैं, जैसे गवर्नमेंट भैया सड़क बनानी है, ठीक है, या फिर आपके सड़क किनारे कोई बाथरूम बनवाना है, शौचालय बनवाना है, तो ऐसी चीजें जो आपकी जनता के लिए इस्तेमाल होंगी, उसकी देखरेख करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसे हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं। इंग्लिश में पीडब्ल्यूडी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है लोक निर्माण विभाग। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लोक निर्माण विभाग बोला जाता है। तो ये किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका भी जो आंसर हो जाएगा, वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक विल बी द राइट आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज याद रखना, मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था कि इसने राशन व्यवस्था की शुरुआत करी थी। साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि ली थी, सिकंदर की उपाधि ली थी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें तो इसने, इसका जो असली में नाम था वो नाम क्या था, इसका असली में जो नाम था वो नाम था अली गुरशप। और फिरोज शाह तुगलक से संबंधित चीजें तो हम लोग इतने टाइम से पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, साथ में एक चीज याद रखें जो इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनः निर्माण कराया था। मतलब इसने कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था दोबारा। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक के, पहले तो कुतुब मीनार के बारे में हम क्या जानेंगे, कुतुब मीनार को शुरू किसने करवाया था। ठीक है, तो कुतुब मीनार को शुरू करवाया था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था, पर ये क्या, इसको पूरा नहीं करवा पाया, उससे पहले ही इसकी मौत हो जाएगी, उससे पहले ही मौत हो जाएगी। तो कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था, उसको पूरा किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने, जो उसका दास भी हुआ करता था, जिसका नाम था इल्तुतमिश। फिरोज शाह तुगलक के समय पे क्या हुआ, कुतुब मीनार के ऊपर बिजली गिर गई, बारिश हो रही थी, और बारिश होने की वजह से उस पर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से उसकी ऊपर की एक दो मंजिलें वो क्षतिग्रस्त हो गई, डैमेज हो गई। तो क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का रिपेयर करवाया था, मतलब उसका पुनः निर्माण कराया था, ऊपर की शुरू की एक आध दो मंजिल की। आप देख भी सकते हैं कि जब आप कुतुब मीनार की फोटो देखेंगे गूगल पे, तो उसमें नीचे से जो कुतुब मीनार दिखती है वो बिल्कुल सही है, नीचे की 3-4 मंजिल, ऊपर में थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, दिल्ली से निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार विनिमय की स्थापना करी थी, या हम कह सकते हैं एक रोजगार विभाग की स्थापना करी थी। बताएंगे इसका आंसर। Which who among the following sultans of Delhi established an employment exchange to help the unemployed। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, जैसे आज भी अगर आपने देखा हो, जैसे मैं आगरा का हूं, अगर आप में से कोई आगरा का यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे एक जगह पड़ती है, शायद वो जहाँ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पड़ता है हम लोगों का, जिला अस्पताल, तो जिले अस्पताल के बगल में ही एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है, उस बिल्डिंग को बोला जाता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
इस बिल्डिंग को क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसमें आप लोगों को करना क्या होता है, ठीक है, आप जो भी आपने, आपके पास योग्यता है, अगर 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, तो आप अपने सर्टिफिकेट वहां पे जाके आप जमा कर दीजिए। और उसके बाद कभी कभी सरकार क्या करती है, रोजगार मेला लगवाती है, रोजगार मेला। तो इसमें आपको कुछ समय के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको नौकरी भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। किन के लिए? जो बेरोजगार है, बेरोजगारों के लिए इसने एक रोजगार विभाग बनाया था। और इसने जो रोजगार विभाग बनाया था ना, उसे बोला जाता है दफ्तर ए रोजगार। उस विभाग को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दफ्तर ए रोजगार, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। दफ्तर का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, ऑफिस होता है। दफ्तर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है आपका ऑफिस, इसका मतलब होता है। तो इसका भी सही आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो है दफ्तर ए रोजगार। पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या है, ये आपका बेरोजगारों के लिए विभाग था जिससे उनको नौकरी मिल सके। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे कल, तो उसमें को मैंने स्किप कर दिया है, बहुत सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के शासन काल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? किस सुल्तान के शासन काल में खालिसा भूमि का बड़े पैमाने पर विकास हुआ था? क्या वो गयासुद्दीन बलबल थे, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी थे, क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, या फिर वो फिरोज शाह तुगलक थे? अब 3 क्वेश्चन में आपका जो आंसर आया है वो फिरोज शाह तुगलक। अगर जवाब आता हो तो ही इसमें देना, तुक्का लगाने की कोशिश मत करना। चलो एक और में फिरोज शाह तुगलक लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो मैं आपको बता दूं। पूछा जा रहा है कि बलबन है, खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, या फिर फिरोज शाह तुगलक है। सबसे पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि खालिसा लैंड होता कौन सा है, ठीक है। ये वाली भूमि वो भूमि होती है जिसमें से आपका टैक्स वसूला जाता है, कर वसूला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राजा हुआ करता था जिसके समय पे ऐसी भूमि का सबसे ज्यादा विकास हुआ था जिससे आपके साम्राज्य की या फिर राजा की टैक्स से बड़ी आमदनी होती थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आपका फिर से अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। साथ में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ पॉइंट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसने घर के ऊपर टैक्स वसूला था, उसे हम क्या बोलते हैं? घरी कर। उसे हम क्या बोलते हैं? घरी कर। और इसने जानवर जो चराई करते थे, चरते थे, उन पे भी टैक्स वसूल लिया था, जिसे हम चराई टैक्स बोलते हैं। आज आप देखो जानवर भैया जो है, गाय है, भैंस है, वो कहीं पे भी जाके कुछ भी खा लेते हैं भैया, पर उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। अलाउद्दीन खिलजी इतना खतरनाक था कि जो जानवर चरते थे उनके मालिकों से भी टैक्स ले लेता था कि भैया तुम्हारे जानवर हमारे साम्राज्य की भैया घास वास खा रहे हैं, लाओ उसका भी हमको टैक्स दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में एक आध बार आ चुका है कि चराई टैक्स किसने वसूला था। और घरी तो आपको पता ही है, ये आपका हाउस टैक्स हो जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है घरी, ठीक है। तो घर के ऊपर जो टैक्स लगता है, और चराई भी आपका नाम से पता ही चल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? सुल्तान जिसने भूमि के राजस्व को 50% तक बढ़ाया था वह कौन था? मतलब कहने का मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि कमाई का 50%। आप सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है इतना परसेंट टैक्स लेना। आज आप सोचो, अगर सरकार, आप 5-6 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं तब आपसे सरकार लेती है 5-10% मुश्किल से। अब आप सोचो कि आप 100 रुपए कमा रहे हो और 50 आपको गवर्नमेंट को देने पड़ जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राजा था जिस राजा के समय पे उसने टैक्स बढ़ा दिया था कि मैं 50% तक टैक्स लूंगा। तो क्या वो एमबीटी थे, मोहम्मद बिन तुगलक, या वो अलाउद्दीन खिलजी थे, या वो एफएसटी थे, फिरोज शाह तुगलक, या फिर वो बलबन हुआ करते थे? तो बताइए इसका आंसर। मैं आप लोगों को बता दूं, 50% टैक्स जो आपका वसूला गया है ना पूरी दिल्ली सल्तनत में, वो आपके 2 राजाओं ने मिलकर वसूला है। कौन से? एक तो हो गया आपके फिरोज शाह तुगलक, सॉरी अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने भी 50% वसूला है। और एक आपका वसूला है 50% टैक्स मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो अब आप बोलोगे सर दोनों ऑप्शन अगर एक ही हो रहे हैं तो फिर आप आंसर कैसे लगाएंगे इसमें? तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ज्यादा बेहतर आंसर माना जाता है वो माना जाता है क्या? अलाउद्दीन खिलजी को सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने जब 50% टैक्स वसूला था ना लोगों से, तो वहां पे उसके साम्राज्य में
टैक्स देने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उस समय भैया बहुत अच्छी बारिश हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो फसल बहुत अच्छी खासी पैदा हुई थी। ठीक है, इसलिए 50% टैक्स हम इसका ज्यादा बेहतर मानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको बुद्धिमान मूर्ख भी कहते हैं, इंटेलिजेंट फूल, उसने ऐसे समय पे 50% टैक्स वसूला था जब वहां पे सूखा पड़ गया था। ठीक है, दोआब एक जगह होती है, मैं आपको बता दूं दोआब क्या होता है। दोआब वैसे आप लोगों को पता ही होगा, दोआब क्षेत्र होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ऐसा लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं? दोआब। तो दोआब वाले क्षेत्र में 50% टैक्स अलाउद्दीन खिलजी ने भी वसूला था, और दोआब वाले क्षेत्र में 50% टैक्स आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने भी वसूला था। पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आपका टैक्स वसूला था तब दोआब वाले क्षेत्र में अच्छी खासी बारिश भी हुई थी। ठीक है, और फसल अच्छी खासी पैदा हुई थी। पर ये जनाब मोहम्मद बिन तुगलक जब 50% टैक्स वसूल रहे थे तो भैया वहां सूखा पड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी। और एक राजा होने के नाते, जैसे आज एक सरकार है, सरकार का काम होता है कि अगर सूखा पड़ गया है तो किसानों की और मदद करना, जबकि ये मोहम्मद बिन तुगलक राजा होने के नाते इसको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए था। पर यह बेवकूफ आदमी ऐसे समय पे भी किसानों से 50% टैक्स ले रहा था। हालात इतने खराब हो गए थे कि किसान भाग भाग कर जंगल में छुप गए थे जिससे टैक्स ना देना पड़े। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने फौजियों को भेजा था कि जंगल में से ढूंढ ढूंढ के लेकर आओ इन किसानों को, मुझे इनसे पैसा चाहिए, टैक्स चाहिए। तो इसका सही आंसर हम ज्यादा बेहतर मानेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अभी कुछ कल की जो थोड़ी बहुत क्लास कंप्लीट करी थी हमने आखिरी में आधे घंटे के आसपास, और आज की क्लास आपके दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो खत्म। मतलब मेडिवल हिस्ट्री हम निपटा देंगे आधी, मध्यकालीन, फिर आपका मुगल वंश बचेगा, उसको भी कर लेंगे। आधुनिक भारत के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, कुछ बचे भी हुए हैं तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसने अपने समय में सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर शेर शाह सूरी ने? चलो इस वाली चीज को समझते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आंसर भी आता होगा, इसका आप जवाब भी दे ही देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले आप इसको समझिए। इसको हम पहले आज के हिसाब से समझेंगे। कैसे समझेंगे आज के हिसाब से? ध्यान से सुनिएगा। देखो, आज एक किसी व्यक्ति की या किसी लड़के की फौज में भर्ती होती है, जो आपके नॉर्मल वाले पद होते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो सेना के जवान के पद होते हैं, कैप्टन नहीं, मेजर नहीं, लेफ्टिनेंट नहीं। ठीक है, भर्ती तो लेफ्टिनेंट पे होती है। ठीक है, तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो उससे नीचे वाली पोस्ट होती है। तो उसमें आपकी पता है सामान्यतः सैलरी कितनी बनती है? आपकी सामान्यतः सैलरी बनती है करीबन 30 से 35 हजार रुपए। ठीक है, हाँ, अगर आप दुर्गम इलाके में आपकी नौकरी लगी है, जैसे आप कश्मीर में गए हुए नौकरी करने, तो वहां पे आपको और भत्ता मिलता है, तो आपके पैसे बढ़ जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, एक ऐसा लड़का या एक ऐसा व्यक्ति भारत का जो अपने परिवार को छोड़ के इतनी दूर बैठा है, ना उसको भैया कभी इमरजेंसी में हो सकता है छुट्टी भी ना मिले, तो अगर ऐसे व्यक्ति को, ऐसे सेना के जवान को 30-35 हजार रुपए मिलेंगे तो उसको कितना बुरा लगेगा कि मैंने अपने सेवा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया और मुझे क्या मिल रहा है। तो ऐसे लिए, और गवर्नमेंट भी आपको पता है कि करीबन हमारे पास 12 से 13, 14 लाख फौजी हैं, हमारे पास 13 से 14 लाख फौजी हैं, और सबको भर भर के भैया 1-1 लाख रुपए तो नहीं दिए जा सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इन सेना के जवानों को थोड़ा सा खुश करने के लिए, या इनको भी बुरा ना लगे, इनके लिए एक व्यवस्था शुरू की गई है। और वो व्यवस्था आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, कैंटीन व्यवस्था। अब इस कैंटीन व्यवस्था में आप लोगों को पता है कि क्या होता है। सेना का जो जवान होता है, जब वो अंदर जाते हैं, अपना कार्ड वगैरह दिखाते हैं, तो उनको जो कीमतें होती हैं सामान की, वो बाजार की कीमतों से काफी ज्यादा नीचे मिलती हैं। यानी कि जो आपका टैक्स होता है वो टैक्स काफी कम हो जाता है, 30-30, 40-40% तक आपका जो सामान होता है वो आपका सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो कम से कम फौजियों को मन में एक खुशी तो है कि चलो हमारे 30-35 हजार मिल रहे हैं, पर हमारा दूसरी जगह पर भी तो खर्चा बच ही रहा है। एक ऐसा ही सिस्टम शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने एक सिस्टम शुरू किया था जिसमें वो इस चीज का विशेष ख्याल रखता था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी को एक चीज अच्छे से पता थी कि भैया अपनी फौज को सबसे ज्यादा मजबूत रखो अगर दुश्मनों से अपने साम्राज्य को बचाना है। और दिल्ली सल्तनत जो आपकी करीबन 320 साल चली थी, जिसमें आपके गुलाम भी थे, खिलजी भी थे, तुगलक भी थे, सैयद भी थे, लोधी वंश भी था,
उसमें से सबसे बड़ी सेना जो थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी। सबसे बड़ी सेना जो हुआ करती थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही हुआ करती थी। अब अलाउद्दीन खिलजी को बहुत अच्छे से पता था कि भैया सबको मैं भर भर के पैसा तो नहीं दे सकता। अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे पहला राजा था जिसने सेना के जवानों को कैश पेमेंट देना शुरू किया था, नगद भुगतान। उससे पहले फौजियों को जमीन दी जाती थी कि ये जमीन भाई तेरी हो गई, इस पे से अपना खर्चा निकालता रही हो, पैसे नहीं मिलेंगे। तो खिलजी को पता था अलाउद्दीन को कि अगर इतना इतना पैसा दूंगा तो फिर मेरा तो साम्राज्य हाल खाली हो जाएगा। इसलिए इसने एक तरीके का सिस्टम शुरू किया था जिसे हम बाजार नियंत्रण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, या फिर इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं मार्केट कंट्रोल सिस्टम या फिर प्राइस कंट्रोल सिस्टम, जिसमें ये इस चीज का विशेष ख्याल रखता था कि जो बाजार में सामान जो मिल रहा है उसकी कीमतें लिमिट से ज्यादा पार ना हो। साथ में इस चीज का भी ख्याल रखता था कि अधिकारी इसने नियुक्त किए थे कि वहां पे कोई करप्शन तो नहीं करता है, भ्रष्टाचार तो नहीं करता है, तो ये सब चीज चेकिंग भी आपकी की जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही है इसका आंसर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के आपका वही क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से भैया कौन से ऐसे राजा हुआ करते थे जिन्होंने आपके बाजार सुधार की शुरुआत की थी। तो वो आपके फिर से वही आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको इतनी देर समझा दिया, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, तो इस चीज को आप लोग याद रखें। बलबन के बारे में आप लोगों को एक पॉइंट में बता देता हूं कि बलबन जो राजा हुआ करता था उसने क्या किया था, उसने एक उपाधि ली थी। इस उपाधि का नाम क्या है, जिल्ले इलाही। इसने एक उपाधि ली थी, उस उपाधि का नाम था जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, भगवान की छाया, अल्लाह की छाया। बलबन ये कहता था कि सबसे ऊपर जो है वो अल्लाह है, अल्लाह के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो अल्लाह की छाया का, यानी कि मेरा। सोचो कैसे कैसे राजा हुआ करते थे जो अपने आप को भैया अल्लाह की छाया भी बताते थे। बड़ा खतरनाक राजा था, बड़ा कट्टर राजाओं में से एक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार टोकन मुद्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बहलोल लोदी के द्वारा, या महमूद लोदी के द्वारा? टोकन करेंसी का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अकबर ने शुरू की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? इस वाले पॉइंट को हम समझते हैं कि क्या कहता है ये वाला पॉइंट। देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे पूरी दुनिया में इसकी कमी हो गई थी। सभी लोग जानते हैं ये किसका सिंबल है, किसका साइन है, सबको पता ही होगा कि जो सबसे ज्यादा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सर्वोत्तम जो चालक होता है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एजी जो होता है वो आपका होता है क्या, सिल्वर। सिल्वर। तो पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो गई थी और चांदी के सिक्के उस टाइम पे ज्यादा बनते थे। इसीलिए इसने क्या फैसला लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने कि मैं चांदी के सिक्के की जगह कांसे और तांबा का सिक्का चलाऊंगा, कांसे और तांबे का सिक्का, और इनकी जो कीमत है मैं रखूंगा वो बिल्कुल चांदी के सिक्के के बराबर रखूंगा। स्टेप अच्छा था, स्टेप बहुत अच्छा था कि जब पूरी दुनिया में चांदी की कमी हो गई है, चांदी के सिक्के नहीं बन सकते, तो इसने बोला मैं कांसे तांबे के सिक्के बनवाऊंगा और इनकी जो कीमत रखूंगा वो बिल्कुल चांदी के सिक्के के बराबर रखूंगा। पर ये जनाब भूल गए थे कि भैया ये ऐसी जगह पे पॉलिसी शुरू कर रहे हैं जहां पे लोगों में ना बड़े बड़े तरीके आते हैं दिमाग में चीजों को कॉपी करने के, नकल करने के। ठीक है, लोगों ने सिक्के बनाना शुरू कर दिए घर में, लोग घर में ही सिक्के छाप रहे थे। अब आप सोचो भारत सरकार अगर पैसा, आप भारत सरकार का पैसा अपने घर में छापने लगो तो फिर भारत सरकार के पैसे का क्या होगा। इसका हजारों टन सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक का टकसाल में पड़े पड़े बर्बाद हो गया। टकसाल में पड़े पड़े बर्बाद हो गया। टकसाल वो जगह होती है जहां पे आपके सिक्के बनाए जाते हैं, इसे इंग्लिश में मिंट बोला जाता है, जहां पे आपके सिक्कों का बनावट होता है, सिक्के बनाए जाते हैं। तो सोचो अब हुआ क्या कि आप जब सिक्का चला रहे हो, आज भारत सरकार क्या करती है,
एक 500 या 1000 या 2000 रुपए के नोट होते हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि कितनी चीजें लागू करती है भारत सरकार जिससे आसानी से कॉपी ना हो सके। आरबीआई के गवर्नर होंगे, ऐसे करके गांधी जी दिखाई देते हैं, बीच में से एक तार जा रहा होता है, एक छोटा सा, कहते हैं कि ये चांदी का तार है, उसमें छोटा छोटा आरबीआई लिखा होता है। ठीक है, आप जब ऐसे करके उसको रोशनी में आप डालेंगे, सबसे सही तरीका होता है नोट को पहचानने का कि असली है या नकली है, वो बीच में से जो तार जाता है ना, वो उसका रंग बदलने लगता है लाइट के नीचे, ये सबसे सही तरीका है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार कितनी कोशिश करती है अपने पैसे को भैया नकल लाओ। अब ये जब मोहम्मद बिन तुगलक जनाब आप चला रहे थे करीबन कांसे के सिक्के, तो इस चीज का ख्याल तो रखते कि आसानी से नकल ना हो सके, लोगों ने उसकी नकल करना शुरू कर दी। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक और स्टेप था, इसीलिए मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख बोला जाता है। इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान मूर्ख की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ये काम तो पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। इसे करीबन 22 विषय से ज्यादा, जो 22 सब्जेक्ट होते हैं उनसे ज्यादा इसकी नॉलेज थी। इसको फारसी हो गया, मैथ हो गया, उर्दू हो गया, तो ये जानकारी रखता था। पर इसको मूर्ख इसलिए बोला जाता है कि इसने जो भी स्टेप लिए उन स्टेप्स का नतीजा बहुत गलत निकला। भैया आप इस चीज का तो ख्याल रखते कि आपकी चीजें कॉपी ना हो। बहलोल लोदी की अगर बात करें तो ये जनाब लोदी वंश के संस्थापक है। ठीक है, और साथ में अगर बात की जाए कि इन्होंने एक अपने नाम पे, ये बहुल लोदी नहीं है, बहलोल लोदी है, इन्होंने अपने नाम पर एक सिक्का चलाया था, तांबे का सिक्का, जिसे हम बहलोली कॉइन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बहलोली कॉइन, बहलोली सिक्का। ठीक है, किसका? कॉपर का। अब ये बहलोली कॉइन पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहलोल लोदी के समय पे ये चला। उसके बाद बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी ने भी इसको चलाया, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी ने भी उसको चलाया, इब्राहिम लोदी के बाद बाबर आया, उसने भी चलाया, हुमायूं ने भी चलाया, और फिर अकबर के समय पे ये सिक्का रिप्लेस हुआ था। तो ये जो बहलोली सिक्का है ये आपका बड़ा उस टाइम पे फेमस हुआ करता था। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित जनरलों में से कौन अतः तुगलक वंश का पहला सुल्तान था? क्या वो गाजी मलिक थे, क्या वो मलिक काफूर थे, या फिर वो जफर खान थे, या फिर वो आपके उबिक खान थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। गाजी मलिक थे, मलिक काफूर थे, जफर खान थे, या फिर उबिक खान थे? आपसे पूछा जा रहा है क्या अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ये व्यक्ति हुआ करता था जो आपका तुगलक वंश का पहला सुल्तान भी था? तो सबको पता ही है भैया, तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? तुगलक वंश की स्थापना जो करी थी वो करी थी आपकी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ग्यासुद्दीन तुगलक ने। अब आप बोलोगे कि सर इसमें तो आपका दिख ही नहीं रहा ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। तो एक चीज याद रखें आप, अलाउद्दीन खिलजी की, सॉरी, खिलजी वंश का जो अंतिम राजा था, कहीं कहीं पर लिखा होता है कि अंतिम राजा का नाम हुआ करता था मुबारक खिलजी, और कहीं कहीं पर लिखा होता है कि इसका अंतिम राजा हुआ करता था खुसरो खान। ज्यादा बेहतर क्या मानते हैं कि खिलजी वंश का अंतिम राजा जो था वो खुसरो खान था। और खिलजी वंश की सेना में एक व्यक्ति होता था, बड़े पद पे था सेना में, अधिकारी लेवल पे, उसका नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? अपने राजा की हत्या कर दी, खुसरो खान की, और इस तरीके से खिलजी वंश का दी एंड हो गया। ठीक है, और खुसरो खान को मारने के बाद ग्यासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? गाजी की उपाधि ली थी। किसकी उपाधि ली थी? गाजी की उपाधि ली थी। ठीक है, गाजी की। अब ये गाजी क्या होता है? देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है गाजी, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गाजी क्या होता है? गाजी का मतलब होता है रिलीजन फाइटर, धर्म के लिए लड़ने वाला, जो धर्म के लिए लड़ाई लड़े। एक चीज याद रखें, अगर आप लड़ रहे हैं और अगर आप लड़ते लड़ते मर गए तो फिर आपको शहीद बोला जाता है। पर आप लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को आपने जीता और जीत के जिंदा लौट कर आए, उसे बोला जाता है गाजी। उसको क्या बोला जाता है? गाजी बोला जाता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। गाजी का मतलब आप कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम रिलीजन फाइटर। इसे इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? इंग्लिश में इसे बोला जा सकता है रिलीजन फाइटर, धर्म के लिए लड़ने वाला। ठीक है, तो ये उपाधि किसने ली थी? ये आपकी ली थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। मलिक काफूर को मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं पिछली वाली क्लास में। ये मलिक काफूर आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। साथ में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 1000 सोने के सिक्के देकर खरीदा था, और उस टाइम पे सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? दिनार बोला जाता था। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी। साथ में एक चीज और याद रखनी है आपको कि
अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला राजा था जिसने दक्षिण भारत में जीत दर्ज करी थी। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण भारत में जीत दर्ज करी थी, क्योंकि इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान, इसके अलावा आपका जो भी थे राजा रहे थे, जो भी आपके गुलाम वंश के, ठीक, और इसके भी जो भतीजे चाचा वगैरह जो हुआ करते थे, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो दक्षिण में जाके जीत दर्ज कर सके। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा राजा था जो दक्षिण भारत में जीता था। बताते हैं कि इस जीत में मलिक काफूर ने उसकी बहुत मदद करी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, दक्षिण भारत में जीत दर्ज करने वाला पहला मुस्लिम शासक। अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गया कि गाजी मलिक जो थे वो आपके कौन से वंश के संस्थापक थे, जिसको मैंने अभी बताया ग्यासुद्दीन तुगलक। तो इस पे हम अपना ज्यादा समय खराब नहीं करने वाले हैं, इस पे हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका तुगलक। अगर आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मेरी लाइन को ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब बड़ी आसानी से दे देंगे, बड़ी आसानी से इसका जवाब दे देंगे आप। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? दिल्ली सुल्तान के सबसे विद्वान शासक, खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा सहित सीखने की विभिन्न शाखाओं में पारंगत थे। पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा राजा था वो आपसे पूछा जा रहा है एक तरीके से इनडायरेक्टली। क्या वो इल्तुतमिश थे? क्या वो अलाउद्दीन खिलजी थे? क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक थे? या फिर वो आपके सिकंदर लोदी हुआ करते थे? बताइए इस चीज का आंसर कि क्या होगा इसका आंसर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था ना कि एक राजा था जिसको बुद्धिमान मूर्ख बोला गया। बुद्धिमान क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई करता था भैया, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट का उसको विषय की नॉलेज थी। ठीक है, पर मूर्ख इसलिए कि इसने जितने भी नतीजे लिए, जितने भी इसने फैसले लिए, उनके नतीजे बहुत खराब निकले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको मैंने कल बताया था कि इसी के समय पर इसने ही सबसे पहला मुस्लिम शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा जिसने हिंदुओं के साथ क्या खेली थी? जिसने हिंदुओं के साथ होली खेली थी। साथ में फसल चक्र की शुरुआत करने वाला भी राजा यही था। फसल चक्र इंग्लिश में बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र का मतलब होता है कि आप एक ही जमीन पे बार बार एक ही फसल ना उगाएं। अगर आपने बार बार एक ही फसल उगाई तो जमीन की हो सकता है कि एक विशेष तत्व की कमी हो जाए। जैसे वहां पे चावल उगा रहे हैं तो हो सकता है जमीन में चावल उगता जा रहा है, नाइट्रोजन की कमी हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए फसल चक्र ये कहता है कि एक साल आपने चावल उगा लिया, एक साल गेहूं उगा लो, एक साल आपने कोई सब्जी उगा ली, ठीक है, एक साल आपने प्याज उगा ली। तो ये होता है आपका फसल चक्र, अलग अलग सीजन में अलग अलग आप फसल उसकी उगाएंगे। तो ये इसकी भी शुरुआत किसने करी थी? इसकी आपकी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरुआत करी थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, इसको हम समझेंगे। देखो इसके बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था, मैंने आपको पूरा इसकी आपको ट्रिक भी पढ़ाई थी आप। और ट्रिक में मैंने आपको बोला था कि जो आपके 5 वंश है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश और ये आपका जो सैयद वंश है, इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, ठीक है, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और लो से लोदी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो। तो आपको मैंने कल ही ये पॉइंट बताया था। कल वाला क्वेश्चन ये था कि इन सभी 5 वंश में से सबसे कम शासन किसका रहा था, सबसे कम समय तक किसने शासन किया था? तो वो थे आपके खिलजी। तो वो आपके कौन हुआ करते थे? वो खिलजी हुआ करते थे, क्योंकि खिलजी वंश का शासन जो था वो महज कितना था? ये 1290 से लेके 1320 तक शासन किए थे। लोदी जो शासन किए थे वो आपके 1451 से 1526 तक। इसके अलावा गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक, और बाद में तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक। तो आप इसमें निकालोगे तो तुगलक वंश का करीबन आएगा 94 साल और खिलजी वंश का जो आएगा वो मुश्किल से आएगा 30 साल। तो सबसे कम समय तक जिन्होंने शासन किया था वो आपके थे खिलजी वंश, और सबसे लंबे समय तक जो शासन किए थे वो थे आपके तुगलक। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस आप लोग याद रखें, खिलजी सबसे कम के लिए और तुगलक सबसे लंबे के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको हम समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था दिल्ली सल्तनत में आप लोग क्या करें, आप बस इतना पढ़ लीजिए कि ये जो डिपार्टमेंट है जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं करीबन 6-7, ठीक है, आप उनको याद रखना। दीवाने अर्ज सेना का, बलबन का, दीवाने बरीद पढ़ाया, ठीक है, इसके अलावा दीवाने खैरात,
गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा आपका दीवान ए बंदगान किसके लिए, जो स्लेव्स होते थे, नौकर होते थे फिरोज शाह तुगलक के यहाँ। एक और आ गया है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही ये किस चीज का डिपार्टमेंट था, जिसे अमीर ए कोही भी कहते हैं। सबसे पहली चीज तो इसको बनवाया किसने था, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने, क्या फिरोज शाह तुगलक ने, क्या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर आपके उसके सिकंदर लोदी ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये किसका डिपार्टमेंट था, ये आपका जो डिपार्टमेंट था वो किसका था, कृषि के लिए इसने डिपार्टमेंट बनाया था, एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए बनाया था, एग्रीकल्चर के लिए। तो जैसे आज आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है आपका, आपका कृषि मंत्रालय है, कृषि डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, कृषि विभाग है आपका। तो ऐसे ही इसने भी भैया कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ध्यान रखने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसका नाम है दीवान ए अमीर कोही, या इसे आप अमीर ए कोही भी कह सकते हैं, ठीक है। देखो बेटा घूम फिर के यही क्वेश्चन आ गया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। सीधे के सीधे आपके ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। वही पूछ रहा है कि फसल चक्र की शुरुआत किसने करी थी, और साथ में आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने बनाया था। तो फसलों का रोटेशन हो या फिर अलग कृषि विभाग की स्थापना, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक विल बी द राइट आंसर। साथ में एक चीज याद रखें, इसने कृषि के लिए भैया लोन भी दिया करता था, उसको हम कहीं कहीं पे तक्का भी बोलते हैं। कैसा लोन दिया जाता था, कृषि के लिए ये लोन भी देता था, ऋण भी देता था, तो उसको हम बोलते हैं तक्का भी। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पे स्थानांतरित करी थी, दौलताबाद में, कलिंजेब में, कन्नौज में, या फिर लाहौर में। बताइए इसका आंसर। याद रखें मोहम्मद बिन तुगलक एक समय दिल्ली में भाषण दे रहा था, और भाषण जब ये दे रहा था तो बहुत सारी जनता सामने इकट्ठी हो रखी थी। तो भीड़ में से किसी ने इस पर कागज फेंक दिया। वो बताते हैं कि जब इसने कागज खोला तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्द लिखे थे इसके लिए, वही माँ बहन के रिश्ते गिनाए हुए थे, गंदी गंदी गालियां दे रखी थी। उसके बाद कुछ लोग बताते हैं कि दिल्ली के लोगों से इस चीज का बदला लेने के लिए इसने ये बोला था कि मैं अपनी राजधानी अब दिल्ली से लेके जा रहा हूं महाराष्ट्र में, दिल्ली से लेके जा रहा हूं महाराष्ट्र में, और मैं जाऊंगा हाथी पे, मेरे सैनिक जाएंगे घोड़े पे, मेरी जो रानियां जाएंगी वो पालकी में जाएंगी, और जो आम जनता आएगी वो 11 नंबर की बस पकड़ के आना, मतलब पैदल पैदल आना, ठीक है। मई जून के महीने में आपने इसने राजधानी बदली थी, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में, हजारों लोगों की बीच में मौत हो गई। और बताते हैं कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की हालत इतनी बुरी कर दी थी, दिल्ली को इतना वीरान कर दिया था कि दिल्ली में कुत्ता देखने को भी नहीं मिलता था। हालांकि जब इससे पूछा गया कि आप राजधानी क्यों बदल रहे हो, तो ये खुल के तो बोल नहीं सकता था कि मेरे ऊपर गंदी गंदी गालियां पड़ी हैं। तो इसने एक रीजन बताया, हालांकि वो रीजन ज्यादा सही माना जाता है। ये बोलता था कि जो आपकी दिल्ली पड़ती है ना, जो आपकी दिल्ली पड़ती है वो आपकी भारत के बहुत ज्यादा उत्तर में है, और जितने भी जो विदेशी शासक आते थे वो अफगानिस्तान पाकिस्तान से घुसकर भैया यहाँ पे हमला करते थे। तो इसका ये मानना था कि दिल्ली बहुत ज्यादा पास पड़ती है दुश्मनों के, तो मैं जा रहा हूं बहुत दूर अपनी राजधानी लेके, कहाँ, महाराष्ट्र में। और जो राजधानी है उसका नाम था दौलताबाद, उसका नाम हुआ करता था दौलताबाद। तो इस चीज को याद रखें। बड़ा बेवकूफ टाइप का आदमी था, 6-7 साल यहाँ पे रहा दौलताबाद में, और फिर ये बोला कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मुझे फिर से दिल्ली जाना है। तो फिर खुद चला गया हाथी पे, फौजी चले गए घोड़े पे, रानियां चली गई पालकी में, फिर से जो बचे कोई जनता थी वो लौट के आए, फिर लोग लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। तो इसीलिए इसको बुद्धिमान मूर्ख बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को, कि ये पता नहीं फैसले क्या सोच के लेता था, पर उसके नतीजे बड़े खराब निकलते थे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है ये दौलताबाद, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग याद रखें। किस मुस्लिम शासक के मरने पर एक इतिहासकार ने यह बोला था कि बेटा राजा को उनके लोगों से और जनता को राजा से मुक्ति मिल गई। मतलब राजा जनता से परेशान था और जनता अपनी राजा से परेशान थी। तो उसके मरने पे बोला गया है कि इसमें से कौन से ऐसे हुआ करते थे जो आपके
ठीक है, तो इसमें आप बता दीजिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। मैं इतनी देर से आपको क्या क्या चीजें बता दी। सिक्के जो चलाए उसकी नकल हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक के जो सिक्के हुआ करते थे, ठीक है, उसकी नकल कर ली लोगों ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक भैया अपनी जनता से बहुत ज्यादा परेशान था। पर क्या मोहम्मद बिन तुगलक कम था? राजधानी लेकर चला गया दिल्ली से दौलताबाद। अरे भैया तू राजा है, जनता का विशेष ख्याल रखता। कहते तो है कि इसने सड़क किनारे कुएं वगैरह सब खुदवाए थे, पर वो इतना अरेंजमेंट अच्छा नहीं हो पाया। इसके अलावा सूखे के समय पे तू किसानों से 50-50% टैक्स वसूल रहा है। किसान बेचारे भाग के जंगल में चले गए छुपने के लिए, तो उनको घसीट घसीट के ला रहा है। तो यहाँ पे जो जनता, जनता क्या कम थी? जनता उसे गंदी गंदी गालियां दे रही है, भैया वो भाषण देने आया, तुमने कागज फेंक दिया। तो इसमें जनता और राजा ये दोनों एक दूसरे से परेशान थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के मरने पे अकबर के समय पे एक इतिहासकार था। तो अकबर जो रहा करता था, अकबर के समय पे एक इतिहासकार था बदायूं। तो जब बदायूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिख रहा था ना, तो उसने ये बोला था कि जनता को राजा से और राजा को जनता से मुक्ति मिल गई। बड़े परेशान थे ये लोग एक दूसरे से, ठीक है। तो बदायूं ने बोला था, वो भी याद रखना किसके समय पे, बदायूं किसके समय पे हुआ करते थे? अकबर के समय पे। जैसे आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं ना पुराने लोगों का, ऐसे ही बदायूं ने कोशिश करी थी कि पुराने जो राजा रहे उनका इतिहास पढ़ा जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान में से किसने फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उपाय प्रस्तुत किए थे? मतलब ऐसा कौन सा राजा हुआ करता था जिसने फलों की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फ्रूट्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कोशिश करी थी? क्या वो मोहम्मद बिन तुगलक थे? क्या वो फिरोज शाह तुगलक थे? क्या वो सिकंदर लोदी थे? या फिर वो शेर शाह सूरी हुआ करते थे? बताइए इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका फिरोज शाह तुगलक। इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान रखना, फिरोज शाह तुगलक को पता है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर। जैसे अकबर ने अच्छे अच्छे काम किए थे, ऐसे ही काम इन्होंने भी किए थे। कैसे किए थे भैया? गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया था, कल आपको पढ़ाया था। गरीबों के लिए इसने अस्पताल बनाया था। उस अस्पताल का नाम क्या था? दार उल शिफा। याद रखना, पेपर में सीधे क्वेश्चन आएगा, दार उल शिफा क्या है? गरीबों के लिए अस्पताल। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गरीब बच्चियों की पढ़ाई के लिए मैंने आपको बताया था, इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसे बोला जाता है आपका दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, काम अच्छे अच्छे कर रहा था जनता के लिए। जैसे अकबर ने अच्छे अच्छे काम किए थे अपनी जनता के लिए, अकबर को महान भी कहते हैं, ऐसे ही कोशिश करी थी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी भी जनता का ख्याल रखने के लिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखें। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो आपका कौन से सन में हुआ था? ठीक है, क्या वो 674 था? क्या वो 711 था? क्या वो 1013 था? या फिर इनमें से कोई नहीं है? याद रखें, सबसे पहली बार जो मुसलमानों का आक्रमण हुआ था, सबसे पहला मुस्लिम अटैक जो कि सफल था, क्योंकि मुसलमानों ने आक्रमण पहले भी किया था, पर वो सारे के सारे आक्रमण असफल हुए थे। हमें उनसे मतलब है नहीं, असफल आक्रमण पेपर में आते भी नहीं। तो याद रखें, जो सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ था वो था आपका 712 ईस्वी में, जब एक 17 साल के लड़के ने अटैक किया था इंडिया पर। कहां अटैक किया था? सिंध पर। सिंध वर्तमान में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। पर याद रखें, 712 में पाकिस्तान तो बना नहीं था, बंटवारा 1947 में हुआ है। तो ये सिंध वाला क्षेत्र इंडिया के पास ही था। तो वहां पे एक राजा हुआ करते थे, जिन राजा का नाम था दाहिर। जिन राजा का नाम हुआ करता था दाहिर। तो 712 ईस्वी में जिस मुसलमान राजा ने अटैक किया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के राजा दाहिर पर अटैक किया था, ठीक है।
ठीक है, सिंध के राजा दाहिर पे अटैक किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, दाहिर की हार हुई थी। जो हमारे राजा हुआ करते थे ये हार गए थे। और जीत किसकी हुई थी, मोहम्मद बिन कासिम की। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका कारण क्या था, अटैक क्यों किया गया था सिंध के राजा दाहिर पे। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि श्रीलंका जो है वहां से पानी के जहाज निकले थे। किसके लिए, खलीफा के लिए। और खलीफा तो आप जानते हैं कौन है, मुसलमानों के धर्मगुरु। खलीफा जो है वो कौन है, मुसलमानों के धर्मगुरु हैं। ठीक है, तो इनके लिए पानी के जहाज निकले थे श्रीलंका से। ठीक है, जिनको जाना था आपके ईरान इराक वाले क्षेत्र में पानी के जहाज को। ठीक है, पर बीच में क्या हुआ, सिंध में समुद्री लुटेरे रहते थे, तो उन समुद्री लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया, जिसमें आपके कीमती चीजें रखी गई थी, बहुत सारे उपहार रखे गए थे, गिफ्ट रखे गए थे। बस इसी बात से जो खलीफा थे वो तिलमिला गए और उन्होंने अपने एक व्यक्ति को भेजा, मोहम्मद बिन कासिम को, जिसने सिंध के राजा दाहिर पे अटैक किया। अब आप बोलोगे कि समुद्री लुटेरों ने लूटा था तो दाहिर पे अटैक क्यों किया, क्योंकि दाहिर जो थे वो सिंध के राजा थे और समुद्री लुटेरे भी कहां पे रहते थे, सिंध में ही रहा करते थे। दाहिर ने साफ साफ मना कर दिया था कि समुद्री लुटेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं आपके पानी के जहाज को वापस नहीं कर पाऊंगा। तो यही रीजन था। 712 इसमें से कहीं नहीं दिया गया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीस। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद साहब का जन्म कौन से सन में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म कौन से सन में हुआ था, क्या वो 570 ईस्वी में था, क्या वो 642 ईस्वी में था, क्या वो 622 ईस्वी में था, या फिर वो 670 ईस्वी में था। मोहम्मद साहब आप सबको पता ही है, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं, इनको हम पैगंबर भी कह देते हैं, प्रॉफिट भी कहते हैं। 570, 642, 622 या 670। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जितने लोगों का आंसर आया है ए, उन लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ध्यान रखें, सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है मक्का, मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। ठीक है, सऊदी अरब में, पूरी दुनिया में मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है ये। जैसे हम लोग यहाँ पे अपने अपने मंदिरों पे जाते हैं हज तीर्थ यात्रा के लिए, ऐसी मुसलमान लोग जब यहाँ मक्का में जाते हैं तो उसको कौन सी यात्रा बोली जाती है, उसको बोला जाता है हज यात्रा। जैसे हमारे अयोध्या है, रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, श्री राम की, ऐसी इनकी जो जन्मभूमि है वो सऊदी अरब मक्का। तो ये जाते हैं हज यात्रा पे, हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा पे। कब की बात है, 570 ईस्वी की। इस चीज को याद रखना, 570 ईस्वी की। कुछ सालों बाद 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से कहां चले गए, मदीना चले गए। मक्का मदीना आप लोगों ने सुना होगा। तो मोहम्मद साहब कहां चले गए, मक्का से मदीना चले गए। और जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तो यहां पे से मुसलमानों के एक कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, जो आपके पेपर में आता है। कैलेंडर का नाम क्या है, इसे हम बोलते हैं हिज्र संवत। इसे क्या बोला जाता है, हिज्र संवत बोला जाता है। तो ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे आप लोगों ने हमारे में सुना होगा विक्रम संवत है, शक संवत है, हमारे धर्म में चलते हैं, तो ऐसी मुसलमानों का जो कैलेंडर होता है उसे हम हिजरी संवत कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कि हिजरी संवत कौन से सन में शुरू हुआ था, 622 ईस्वी में। और उसके 10 साल बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने पर्दा कर लिया। मोहम्मद साहब ने क्या कर लिया, मोहम्मद साहब ने पर्दा कर लिया। अब आप बोलोगे ये पर्दा क्या है सर, पर्दा क्या चीज है। पर्दा याद रखें, जब हमारे यहाँ बहुत बड़े गुरु या संत की मौत होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि वो मरे नहीं है, उन्होंने समाधि में चले गए, वो समाधि ले ली। ऐसी इस्लाम धर्म में जब कोई बहुत बड़े गुरु या संत की मौत होती है तो हम कहते हैं उन्होंने पर्दा कर लिया। हालांकि बेसिकली इनकी हुई क्या थी, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनके चले जाने के बाद मैं आपको एक शब्द यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि खलीफा कौन होते हैं। मोहम्मद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद, उनके दुनिया से चले जाने के बाद जो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होंगे, ठीक है, जो आगे मुसलमानों के गुरु बनेंगे, जो आगे मुसलमानों को रास्ता दिखाएंगे, उन्हीं को बोला जाता है खलीफा। तो खलीफा एक पद होता है, एक पोस्ट होती है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद होता है, उस पर अलग अलग लोग आके बैठते हैं, तो खलीफा भी क्या होता है, वो आपकी एक पोस्ट ही होती है। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, इसको हम समझते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था सिंध पर। आपको ये सन याद रखना पड़ेगा, फालतू में तारीखें नहीं लिखाई जाती हैं। तारीखें वही लिखाता हूं जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तारीखें तो बहुत है पर हम पढ़ते वही है जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 712 ईस्वी, 712 एडी इसका आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 712 ईस्वी में ही अटैक किया गया था। कहां पे? सिंध पे। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाते हैं, मैं यही क्लियर कर देता हूं। कौन कौन से राजा कौन था? कासिम। कौन से सन में अटैक हुआ? 12। कहां पे अटैक हुआ? सिंध। सिंध। सिंध के राजा कौन थे? दाहिर। कारण क्या था? पानी के जहाजों का लूटा जाना, ठीक है, समुद्री लुटेरों के द्वारा। ये सब 4-5 क्वेश्चंस आपके पेपर में बन जाते हैं, ठीक है। घूम फिर के वही क्वेश्चन आ गया। देखो पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया, तो एक प्रकार का ये रिवीजन है आप लोगों का कि मक्का आपका पड़ता कहां पे है। क्या वो सीरिया में है? क्या वो इराक में है? क्या वो ईरान में है? या फिर वो आपके सऊदी अरब में है, ठीक है। तो बेटा इस चीज को ख्याल रखना। आपकी जो क्लास चल रही है वो आपके रिकॉर्डेड क्लास हम कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि भैया त्योहार है बेटा, हम लोगों को भी मनाना होता है। तो आप लोगों को भैया नुकसान ना हो इस चीज़ का। भैया आज ये ना सोचना कि आज सर नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या रीज़न है कि सर नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इतना तो मुझे पता है कि आप इतने तो अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि आपको अपने रिवीजन से मतलब होना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका नुकसान ना हो, ठीक है। चलो, तो मक्का कहाँ पड़ता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। मक्का आप लोगों का पड़ता है कहाँ पे? सऊदी अरब में पड़ता है। इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है। सऊदी अरेबिया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पहला आक्रमणकारी था जिसने अटैक किया था इंडिया पे, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूं। वो कौन था? वो गजनवी था, वो अरबी था, या वो गुरी था, या फिर वो इनमें से कोई नहीं था। मतलब कहां से आया था, ये था कौन? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ना तो गजनवी ना गुरीद, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अरब। तो वो जो आपका मोहम्मद बिन कासिम आया था वो अरबी हुआ करता था, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम अरबिक कंट्री, तो अरबी हुआ करता था, अरब था वो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत करना। इस क्वेश्चन को हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग इतनी बार पढ़ चुके हैं, प्लीज गलत मत करना। रिवीजन भी करा दिया आप लोगों का इतनी बार कि वो कौन सा राजा हुआ करता था जिसने ईरान देश का नए साल का जो त्योहार होता है नवरोज, वो लेकर आया था इंडिया में। क्या वो बलबन था? क्या वो फिरोज शाह तुगलक था? क्या वो इल्तुतमिश था? या फिर वो अलाउद्दीन खिलजी था? उम्मीद है आप इसका आंसर तो दे देंगे। इस पे हमने कल भी बहुत बार चर्चा करी थी और आज भी बहुत बार चर्चा करी है। साथ में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना था कि नवरोज त्योहार को लेकर कौन आया था। उम्मीद है आप इसका आंसर दे ही रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन विल बी द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? बलबन इसका सही जवाब होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नवरोज त्योहार को बंद किसने करवाया था। तो नवरोज त्योहार को बंद करवाने वाला कौन था? उसका नाम हुआ करता था औरंगजेब, ठीक है। उसका नाम क्या हुआ करता था? औरंगजेब। तो औरंगजेब बड़ा थोड़ा सा कट्टरता वाला राजा था। इसने बोला था कि भैया ना तो संगीत होगा हमारे यहाँ, ना हिंदुओं के त्योहार होंगे, ना नवरोज त्योहार होगा। तो ईरान देश का जो नए साल का त्योहार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नवरोज कहते हैं। नव मतलब नया, नव मतलब नया, और रोज मतलब दिन, यानी कि जब साल का नया दिन हो। तो किसने शुरू किया था? बलबन ने। खत्म किसने किया था? औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या राजधानी रहा करती थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या वो लाहौर थी? क्या वो अजमेर थी? या फिर वो दिल्ली थी? या फिर वो लखनौती थी? याद रखें आप इसका आंसर बस ये मत दे देना कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो दिल्ली सल्तनत का राजा था, ठीक है। ये थोड़ा सा दिल्ली ही रहेगा यहाँ, अजमेर नहीं, ठीक है। कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो दिल्ली सल्तनत का राजा था, तो हम इसकी राजधानी दिल्ली ही लगाए आते हैं। बेटा अगर ऐसा कर दिया तो आपका जवाब हो जाएगा गलत। अगर ऐसा कर दिया तो जवाब हो जाएगा आपका गलत। पता है क्यों? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी रहा करती थी, क्या राजधानी रहती थी? इसकी कैपिटल रहा करती थी आपकी लाहौर। लाहौर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। क्यों? लाहौर के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इसका दामाद गद्दी पे बैठा, जिसे हम इल्तुतमिश के नाम से जानते हैं, तो इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठा था तो इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली चेंज करी थी। और फिर अब कैपिटल करीबन 300 साल तक
दिल्ली ही कह सकते हैं हम, रफ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल क्या थी? लाहौर। ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश आया और ये कैपिटल लाहौर से दिल्ली रह गया और फिर बहुत समय तक आपकी राजधानी दिल्ली तक ही रहेगी। ठीक है, तो उसका सही आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा लाहौर। साथ में एक चीज याद रखें, चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पढ़ाता नहीं हूं, फिर आगे जब क्वेश्चन आएगा तो फिर दिक्कत होती है। ठीक है, बताइए। देखो भैया, इस पे हम बिल्कुल भी समय खराब नहीं करेंगे, आपको इसको क्वेश्चन देखते ही मन में स्ट्राइक कर देना चाहिए कि कौन सा राजा था जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। क्यों? क्योंकि बड़ा ये कट्टर राजा था, इसने सीधे बोला था कि जो मेरी बात माने वो माने, और जो बात मेरी नहीं मानता है तो उठेगी मेरी फिर तलवार, उठेगा मेरा लोहा और फिर बहेगा सामने वाले का खून। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो ये कट्टरता जो राजा थे वो कौन था? बलबन इसका सही आंसर हुआ करता था, तो बलबन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? यह है क्या अढ़ाई दिन का झोपड़ा? एक मस्जिद है, संत की कुटिया है, एक टेंपल है, या फिर एक टावर है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बहुत सारी कहानी मिलती है ढाई दिन के झोपड़े को लेके। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन तक रुका था, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर ये 2.5 दिन में बनके तैयार हो गया था। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा हुआ है, इसे 2.5 दिन में बनाना तो भैया बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा, वो भी 800 साल पहले 2.5 दिन में बनाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा। एक बिल्डिंग टाइप की है, और ये बिल्डिंग आपकी कहाँ पे पड़ती है? अजमेर में पड़ती है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और आज भी यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगता है, आज भी यहाँ पे 2.5 दिन का मेला लगता है, इसलिए इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये क्या है? ये एक टाइप की मस्जिद टाइप की है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, कहां पर पड़ती है? अजमेर में। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखना, इसको बनवाया किसने था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके अलावा आपकी 2 बिल्डिंगें और बनवाई थी। एक तो इसने कुतुब मीनार की शुरुआत करवाई थी, पूरी नहीं करवा पाया, उससे पहले ही मर जाएगा घोड़े से गिरकर। ठीक है, एक गेम खेल रहा था चौगान, जिसको आज हम पोलो कहते हैं, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है, वही गेम ये खेल रहा था, उसको खेलते खेलते ये मर गया। ठीक है, इसके अलावा इसने एक मस्जिद और बनवाई थी जिसे बोला जाता है कुव्वतुल इस्लाम। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीजें आपकी दिल्ली में पड़ती हैं। कुव्वतुल इस्लाम कहाँ पड़ता है? कभी आप कुतुब मीनार घूमने जाइएगा तो उसी का जो आपका एरिया है कुतुब मीनार का, उसमें ही आपको ये मस्जिद टाइप की मिल जाएगी। हालांकि खंडर हो गई है, कुछ ज्यादा इसका प्रभाव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इसमें से कैसा कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसको लाख बख्श बोला जाता है? कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसको लाख बख्श बोला जाता है? इल्तुतमिश है, मोहम्मद बिन तुगलक है, बलबन है, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई है? इल्तुतमिश को, मोहम्मद बिन तुगलक को, बलबन को, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को? ठीक है, लाख बख्श की जो उपाधि दी गई है, आप उसका उम्मीद है कि जवाब दे देंगे, इतना कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक, 2 उपाधि याद रखना, एक तो लाख बख्श और दूसरा कुरान खान। लाख बख्श और कुरान खान क्या है ये? कुरान खान और लाख बख्श की उपाधि, ये दोनों की दोनों उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत दयालु राजा था, बहुत दयालु। इसके सामने बताते हैं, कोई भी अगर जरूरतमंद आता था तो उसको भैया ये दान दे देता था। लाख बख्श का मतलब होता है लाखों को देने वाला, लाखों को दान देने वाला, गिवर ऑफ लैक्स, इसलिए इसका नाम पड़ गया लाख बख्श। क्योंकि बहुत ज्यादा दानी टाइप का व्यक्ति था। साथ में कुरान खान क्यों? जैसे देखो, हमारे में किताबों में श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, ऐसे ही कुरान में क्या होती हैं? आयतें बोली जाती हैं। तो कुरान की आयतों को ये बड़े सुरीले स्वर में गाता था, बहुत मीठी आवाज में गाया करता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया कुरान खान। तो ये जो दोनों के दोनों के लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को हराने वाले पहले राजा कौन थे? क्या वो भीमदेव सेकंड थे? क्या वो जयचंद थे?
इसको रहने दो, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। क्या वो पृथ्वीराज चौहान थे या फिर वो पृथ्वीराज द्वितीय थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आप लोगों को यह लगता है कि जब भी मोहम्मद गोरी का नाम आता है तो पृथ्वीराज चौहान ही सबसे पहले आपके दिमाग में हिट होते, कि पृथ्वीराज चौहान ही थे जिन्होंने सबसे पहले मोहम्मद गोरी को हराया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मोहम्मद गोरी को हराया था सोलंकी वंश के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था भीमदेव सेकंड। ठीक है, 1178 में आपकी एक लड़ाई हुई थी। कहां पे लड़ाई हुई थी? राजस्थान में। किसकी सेना में? एक तरफ मोहम्मद गोरी थे, एक तरफ मोहम्मद गोरी थे, और मोहम्मद गोरी के सामने हुआ करते थे भीमदेव सेकंड। किस किस के बीच में? मोहम्मद गोरी और भीमदेव सेकंड के बीच में ये लड़ाई हुई थी, और भीमदेव सेकंड का सपोर्ट कर रही थी उनकी माताजी। इनकी माताजी का नाम था नायका देवी। तो नायका देवी और भीमदेव सेकंड यानी कि माँ और बेटे, इन दोनों ने मिलकर मोहम्मद गोरी को सबसे पहले धूल चटाई थी इंडिया में। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लड़ाई आपकी 1178 में हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका भीमदेव सेकंड। ठीक है, जयचंद से जो लड़ाई हुई थी आप लोग इसका जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। और पृथ्वीराज चौहान तो आप जानते ही हैं कि इनसे जो लड़ाई इसकी फेमस रही है। ठीक है, इनसे जो लड़ाई फेमस रही है, देखो ये क्वेश्चन आपका आ भी गया यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का क्वेश्चन ये आ भी गया यहाँ, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? बैटल ऑफ तराइन में, बैटल ऑफ तराइन 1192 में, या चंदावर के युद्ध में, या फिर कन्नौज के युद्ध में? बताएंगे, इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। कन्नौज की लड़ाई में, चंदावर की लड़ाई में, तराइन के युद्ध में 1192 वाला, हालांकि इसको हम ये कह सकते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध इसको बोला जा सकता है, और ये था आपका तराइन का पहला युद्ध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 1194, 1194। तो याद रखेंगे इस चीज को, 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसे हम बोलते हैं चंदावर का युद्ध। ये चंदावर आपका कहां पड़ता है? जो आगरा के पास, ये जो फिरोजाबाद आपने सुना होगा। ठीक है, जो आपने चूड़ियों के लिए बड़ा फेमस है, सुहाग नगरी कहते हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं। ठीक है, मेरे में नहीं, गाना है। ठीक है, तो चंदावर का युद्ध, इस चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने क्या किया था? जयचंद को हरा दिया था। जयचंद कहाँ के राजा हुआ करते थे? आप लोग ये भी याद रखना, जयचंद जो थे वो आपके कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। इसका जवाब देंगे। ये शाहनामा नाम की जो किताब थी वो किसने लिखी थी? उतबी ने, अल बरूनी ने, फिरदौसी ने, या फिर बर्नी ने? ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया है भैया होमवर्क। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया? ये हो गया है आप लोगों का होमवर्क। तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ऑफलाइन वाले कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सी ये किताब थी। मैं आपको बता दूं, ये जो आपके व्यक्ति थे इनमें से, वो महमूद गजनवी के समय पर रहा करते थे। वही महमूद गजनवी जिसने इंडिया को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 17 बार इसने भारत को लूटा था, महमूद गजनवी ने। उसके समय पे ही इनमें से एक व्यक्ति रहते थे, तो वो उन्होंने ही ये किताब लिखी थी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आज जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि बाकी चीजों पे भी ध्यान रखना है। तो आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को फिर से रक्षाबंधन की खूब सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, एग्जामपुर की टीम की तरफ से। सब लोग अपना ख्याल रखें। ठीक है, और साथ में पढ़ाई भी करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।